ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं कुछ एमसीक्यूज जो हम लोगों ने करने हैं। और वो है कौन से एमसीक्यूज बच्चों, आप लोग देख सकते हो। दिस इज मई जून 2025, राइट। और ये 2025 का जो पेपर है इसका वेरिएंट 2 है ये, यानी कि वेरिएंट 1, पेपर 1 वेरिएंट 2, ठीक है। इसमें टोटल 40 एमसीक्यूज होते हैं। हमें सारे के सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, मतलब कि 40 के 40 एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं। और हर एक एमसीक्यूज 1 मार्क का है, तो टोटल 40 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इसका वेटेज जो होता है वो समवेयर, अगर मैं निकालूं तो 46 + 23 कितना बनता है। 46 + 23, 46 जो होता है आपके पास थ्योरी पेपर का वेटेज होता है। और 23 जो होता है आपके पास वो होता है आपके प्रैक्टिकल पेपर का। तो इसका वेटेज हो गया 31%, ठीक है। तो ये 31% एज यूजुअल जो आप पहले ओ लेवल्स में या आईजीसीएसई में करते आए हैं, वहां पर भी तकरीबन आपके पास यही वेटेज था इसका। तो यहाँ पर भी इसका यही वेटेज है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना चाहिए। इसका जो वेटेज है अच्छा खासा है थ्योरी और इसका मिला के, प्रैक्टिकल का थोड़ा कम होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर कंसीडर होगा। और इसका जो आप कह लें थ्रेशोल्ड होता है वो भी क्या होता है भाई। वैसे नॉर्मली थ्रेशोल्ड 25, 26, 27 तक होता है, लेकिन इस पेपर को जब मैंने देखा है तो मुझे लगा है कि ये पेपर काफी आसान है। तो इसका थ्रेशोल्ड अगर मैं देखूं तो कहाँ लाए कर रहा है, लेट मी चेक। 2025 का थ्रेशोल्ड है पेपर 1 2 का 27, 27 पे ए है। तो मेरे ख्याल से ये हमेशा की तरह उतना ही है जितना हमेशा देखा गया है, 25, 26, 27। लेकिन पेपर आसान था ये। अगर ओवरऑल पेपर देखा जाए तो इस पेपर को काफी आसान मैं जो है क्या नाम है रेट करूंगा। खैर, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं पेपर को। तो आप यहाँ देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मौजूद है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या कह रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सल्फर डाइऑक्साइड। अमोनिया हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फाइन। अच्छा, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है आपके पास बच्चों, ये होता है आपके पास जाइंट कोवेलेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, आपके पास जाइंट कोवेलेंट होता है। जबकि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, दिस इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर। तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स तो हमेशा ही सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बाजी ले जाएंगे, है ना भाई। सो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो वैसे ही ज्यादा होना चाहिए, विदाउट एनी रीजन। अगर आप रीजन भी जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं कि जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जबकि सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनके पास वेंडर वॉल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। वो इंड्यूस भी हो सकती हैं, वो परमानेंट भी हो सकती हैं। नाउ अमोनिया हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फाइन, दिस इज ऑल्सो राइट, दे बोथ आर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। बट अमोनिया शुड हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली हायर होगा। बिल्कुल सही बात है ये। सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और ये काफी आसान सा सवाल, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ए वुड बी द राइट आंसर। आप देख सकते हैं पहली शुरुआत कितने आसान एमसीक्यू से हुई है। उसके बाद हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर कंटेन इन एन एटम ऑफ आयरन विद द मास नंबर ऑफ 60। बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। आप लोग देख सकते हो कि आयरन का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो होता है 26, और उसने मास नंबर हमें दे दिया है 60। So if I just subtract this, I will get 34 marks. Oh, sorry, 34. I will get 34 the answer, and this is absolutely correct. ठीक है। Okay. ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। द डायग्राम shows the Boltzmann distribution of molecular energies for a gaseous reaction at two different temperatures and two different activation energies. Which combination of the temperature and activation energy will give you the highest reaction rate? सो हाईएस्ट रिएक्शन रेट अगर आपको चाहिए तो यू शुड हैव अ हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए आपके पास, और साथ साथ आपके पास बच्चों कैटलिस्ट यूज होना चाहिए। इन दोनों सिचुएशन में यू विल हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, है ना भाई। एंड वी नो दिस, जितना ऊपर जाता है उसका मतलब होता है उतना लो टेम्परेचर है ना भाई। और जितना वाइड होता है, जितना नीचे होता है, उसका मतलब होता है उतना हाई टेम्परेचर है। तो मेरे हिसाब से ये जो T2 है इज गोइंग टू बी द हायर टेम्परेचर, और आपके हिसाब से भी यही होगा जाहिर है। और T2 के ऊपर डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, राइट। इफ यू टॉक अबाउट EA2 और EA1, सो यू ऑल कैन सी दिस कि ये एक्टिवेशन एनर्जी
ज्यादा है और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यानी कि इट्स आप पीछे की तरफ आ रहा है ना, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है उसकी तरफ पीछे की तरफ आ रहा है। सो आपको पता है कि जब आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, एंड देन मोर पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी फॉर डूइंग अ रिएक्शन। सो दिस वन इज गोइंग टू बी द वन विच इज यूजिंग कैटलिस्ट, और इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली हायर होगा। सो इन दोनों कंडीशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, कहाँ है ये T2 और EA1। इट मींस D would be the right answer for this MCQs, and it is very easy question, right? और क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये थ्योरी के पेपर में चीज नहीं चेक की गई है, इसका मतलब है ये वाली चीज एमसीक्यूज में आने वाली है, तो लाजमी लाजमी पड़ेगा। ये तीनों ही चीजें मेरे ख्याल से पेपर में आ सकती हैं, तो इनको अच्छे से, इनके एमसीक्यूज अच्छे से आपने करना है। ठीक है। अगेन इक्विलिब्रिया भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके बहुत शायद आया ही नहीं है थ्योरी के पेपर में, तो एमसीक्यूज के अंदर इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। द रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हैज बीन shown, right? The reaction is going to give you exothermic view। कॉन्टेक्ट प्रोसेस का रिएक्शन है, वी नो दिस, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एक्सोथर्मिक। 1 mole of sulfur dioxide, 1 mole of oxygen placed in a container and heated at a constant temperature. At this temperature, 0.8 moles of sulfur trioxide is present at equilibrium mixture. Which statement is correct? अच्छा जी, स्टेटमेंट करेक्ट होने से पहले हम जरा इसकी बना लेते हैं वो आइस वाली इक्वेशन। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिविंग यू सल्फर ट्राइऑक्साइड। This is the equation. They are saying 1 mole of both the reactants are going to be used, so it should be 0. And they are saying 0.8 moles would be found at at equilibrium of SO3। ठीक है, इसका मतलब SO3 बना भी 0.8 ही होगा। अगर 0.8 बना है तो देखो इन दोनों का रिलेशन अगर मैं चेक करता हूँ, SO3 का और SO2 का, दे आर हैविंग सेम रिलेशन। इट मीन्स जितना SO3 बना है उतना ही SO2 क्या हुआ होगा भाई, खर्च भी हुआ होगा। इसका मतलब 0.8 ये खर्च हुआ होगा, और इसका रिलेशन अगर मैं देखूं तो ये हाफ है, इसका मतलब ये 0.4 खर्च हुआ होगा। तो ये 0.2 बचा होगा और ये 0.6 बचा होगा। तो दीज आर द मोल्स एट इक्विलिब्रियम, राइट? ये मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, उसके बाद वो हमसे कह रहा है द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। SO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है ऑक्सीजन से। देखो वैसे तो इसको मैं वैसे भी चेक कर सकता हूँ, अगर आप सवाल में इक्विलिब्रियम पे आपने मोल्स निकाल लिए हैं तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो उसके लिए टोटल मोल्स चाहिए। टोटल मोल्स मेरे पास 1.6 है। तो अगर मैं इसको भी 1.6 से डिवाइड कराऊं, इसको भी 1.6 से डिवाइड कराऊं, इसको भी 1.6 से डिवाइड कराऊं, सो ये वाली जो वैल्यू है, ये आपके पास जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, इनको अगर आप चेक करें तो जरा देखें क्या आंसर आ रहा है भाई। 0.2 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आंसर आ रहा है 0.125, ये मोल फ्रैक्शन आ रहा है SO2 का। और अगर मैं इसका चेक करूं 0.6 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ रहा है 0.375, है ना भाई? द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। SO2 छोटा है, ऑक्सीजन बड़ा है। आप देखें पार्शियल प्रेशर का मतलब है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर। तो प्रेशर तो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर को तो मैं साइड में रख देता हूँ, मैं मोल फ्रैक्शन से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ना। तो मोल फ्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा आएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन कम होगा उसका पार्शियल प्रेशर कम आएगा, जाहिर बात है। तो यहाँ पर SO2 का मोल फ्रैक्शन कम है तो उसका पार्शियल प्रेशर कम आएगा, तो ये गलत लिखा हुआ है इसने, है ना भाई? Kp हैज द यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दिस इज रॉन्ग। भाई Kp जो होता है वो आपके पास प्रेशर का कांस्टेंट है, तो इट शुड हैव अ यूनिट विद द पास्कल और लाइक दैट, है ना भाई? एटमॉस्फेयर ये यूनिट होना चाहिए। मोल पर डेसीमीटर क्यूब तो Kc का यूनिट हो सकता है ना भाई? अच्छा, लोअर टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ SO3 इज लोअर देन 0.8। भाई देखें रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है। एंड यू नो दिस के लो टी, है ना भाई? लो टी का मतलब होता है लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना भाई? सो अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, अगर रिएक्शन मूव फॉरवर्ड होगा तो SO3 और बनेगा, उसका अमाउंट और बढ़ेगा। एंड ये कह रहे हैं दे आर लोअर देन 0.8, दिस इज रॉन्ग डेफिनेटली। द मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 इज लेस देन 0.8, डेफिनेटली यही आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, दिस इज
0.8 डिवाइड बाय 1.6 एंड दे आर गिविंग यू द मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.5 विच शोज कि ये 0.8 से कम है। बिल्कुल सही आंसर है। डी वुड बी द राइट आंसर। सिर्फ मेहनत करवाई है और ऐसे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब इतना मुश्किल सवाल ये है नहीं, इन्होंने मेहनत हमसे ज्यादा करा ली इसके अंदर। तो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास है रेड लेड एंड रेड पिगमेंट विद द फॉर्मूला ऑफ दिस। एवरी फॉर्मूला यूनिट ऑफ रेड लेड इज द सेम। ठीक है। ईच फॉर्मूला यूनिट कंटेन्स 3 lead ions and 4 oxide ions. Lead has 2 different oxidation state and in red lead. What is the oxidation state of lead in red lead? अच्छा, 4 ऑक्साइड हैं और 3 लेड हैं। 2 तरह के लेड इसमें हो सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली आप लोगों को पता है कि लेड ग्रुप 4 का है। ओ, तो लेड ग्रुप 4 का है तो इसका चार्ज होना चाहिए 4+। ठीक है। और दूसरा ये है कि मैंने आपको कई मरतबा इसमें फॉर्मूला अगर आप लिखा हुआ देखें लेड सल्फेट का, या अगर आप फॉर्मूला देखें लेड क्लोराइड का लिखा हुआ, तो आपको बहुत सी मरतबा पर PbSO4 आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो कि इस बात को क्लेरिफाई करता है कि यार लेड का चार्ज 2+ भी होता है ना भाई। अगर मैं लेड 2+ को ऑक्साइड के साथ मिलाऊं तो इट वुड बी PbO, द फॉर्मूला इज राइट। और अगर लेड 4+ को मैं ऑक्साइड के साथ मिलाऊं सो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी PbO4, जिसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखें तो जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखते हैं हमेशा, तो ये बनता है PbO2, है ना भाई। और अगर इसको मैं 2 मरतबा कर दूं और इसको एक ही मरतबा करूं सो द फॉर्मूला वुड बी, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो आप देखें फॉर्मूला आपके पास क्या बन रहा है, PbO4। तो इस हिसाब से द राइट आंसर वुड बी सी। सही है भाई। आप इसको इस तरह से अपने पास कर सकते हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट याद करने वाली बात है। आप लोगों को पता है कि लेड का जो चार्ज होता है वो ज्यादातर 2+ देखा जाता है। बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं सर इसका 4+ क्यों नहीं है, तो 4+ भी होता है, ऐसा नहीं है 4+ नहीं होता, 4+ भी होता है। ठीक है। So this would be the working for this. Let's move on towards question number 6. Question number 6 is saying some standard enthalpy combustions data are given. ठीक है। Using these data, what is the enthalpy change of formation of methanol? आसान है, बहुत ही आसान सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब आप ए लेवल्स के अंदर एनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ते हो तो आप लोगों को ये बात पता होती है कि यार इसको कैसे करना है, फॉर्मेशन से एंथैल्पी चेंज कैसे निकालना है, रिएक्शन का कंबशन से कैसे निकालना है, और इनको आपस में कनेक्ट करके कैसे निकालना है, क्योंकि आप इसको कर चुके हो। तो सबसे पहले तो मैं मिथानॉल की इक्वेशन लिख लेता हूँ। मिथानॉल बनाने के लिए दिस इज CH3OH। मिथानॉल बना रहे हैं तो इट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथानॉल, यू शुड फॉर्म 1 मोल ऑफ मिथानॉल, है ना भाई। 1 मोल ऑफ मिथानॉल बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक कार्बन चाहिए होगा सॉलिड फॉर्म में, साथ साथ आपको 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे गैशियस फॉर्म में, और हाफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। नाउ उसने आपको कंबशंस दी हुई हैं, तो अगर ये जलेगा तो क्या बनेगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना भाई। और इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 394। जब ये जलेगा तो आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना भाई। और एक मॉलिक्यूल को जलने में 286 लगना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करा दें फॉर 2 मॉलिक्यूल्स। जब ये जलेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इट वुड बी 726। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। ऑक्सीजन को कंबस्ट आप कर नहीं सकते, तो उसको दफा कीजिए, उसको लिखे ही ना आप लोग। ठीक है ना, तो दीज 2 आर गोइंग टू बी एडेड एंड द रेस्ट ऑफ 2 आर गोइंग टू बी एडेड। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से ये बनता है आपके पास 394 प्लस 286 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू x-726। ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना बनता है भाई, ये बन रहा है 286 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 394 -572, और ये 726 यहाँ आके प्लस हो जाएगा। तो इस हिसाब से 726 में से 572 अगर माइनस किए जाएं और 394 माइनस किए जाएं, सो इट इज गोइंग टू गिव यू 240 नेगेटिव में। सो ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। इस हिसाब से ए आंसर बन रहा है इस एमसीक्यू का, जो कि बहुत ही आसान बेसिक लर्निंग है, आप लोगों ने ये एनर्जेटिक्स में सीखी हुई है।
है ना भाई। सो होपफुली आप लोगों को ये याद होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ये भी आसान सवाल है। विच रॉ इज करेक्ट, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। ठीक है। सो अगर स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल की, पहले तो मैं बॉन्ड एंगल निकाल लेता हूँ। BF3 बोरोन और 3 फ्लोरीन है, तो इट वुड बी 120। है ना भाई, ये 120 डिग्री होना चाहिए। अच्छा बच्चों, 1 मिनट देना मुझे। ठीक है। उसके बाद वाटर जो होता है उसके अंदर दो बॉन्ड एंगल होते हैं और दो लोन पेयर होते हैं, तो इट शुड बी 104.5। NH3 107 होता है, वाटर 104.5 होता है। NH3 107 होता है, NH3 107 होता है, वाटर 104.5 होता है। BF3 120 होता है, BF3 120 है, वाटर 104 है। BF3, अच्छा, इसमें तीन ही यूज किए गए हैं आप देख रहे हैं, यानी कि पानी, BF3 और NH3। तो इस हिसाब से तो BF3 शुड बी हाईएस्ट। तो ए या सी आंसर होना चाहिए, और लोएस्ट जो है वाटर का है। तो इस हिसाब से आंसर ए बन रहा है। तो बहुत ही आसान है, मतलब उन्होंने ज्यादा मॉलिक्यूल भी नहीं दिए सोचने के लिए, सिर्फ तीन ही दिए हैं उन्होंने, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट इसको आप लोग सही से निकालेगा, होपफुली आप लोगों को याद होगा कि वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर का मतलब है 104.5। अमोनिया का इस तरह से होता है, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, इट मींस इट्स पैरामिडल 107। और उसके बाद BF3 बचता है। तो BF3 का स्ट्रक्चर आपके पास, BF3 का स्ट्रक्चर आपके पास होता है इस तरह से, which is all three bonds are bond angles। और ये हो गया 120। सिंपल, है ना भाई। तो इस तरह से आपको याद होगा मेरे ख्याल से ये सब कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इन द हैबर प्रोसेस द रिएक्शन बिटवीन द टू गैसियस रिएक्टेंट रिक्वायर्स द यूज ऑफ कैटलिस्ट दैट कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट इज द मेटल एंड इन विच मोल रेशियो डू द गैसेस रिएक्ट। बहुत ही आसान है, ये तो आप पिछले साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यू नो दिस के यार, तीन हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं तो आपके पास दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना भाई। This is the 3:1 relation and we are going to use iron in this। वैसे तो ये सवाल उसने थ्योरी के पेपर में पूछ लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह का सवाल आ सकता है, बट यू नीड टू रिमेंबर, बहुत सारे बच्चों ने उसमें भी गलत किया है। आयरन नहीं लिख के यार, यार बचपन से याद करा रहा हूँ, मतलब 9 क्लास से बहुत सारे बच्चे, 10 क्लास से बहुत सारे बच्चे याद करना शुरू कर देते हैं, आयरन इज अ कैटलिस्ट इन द हैबर प्रोसेस। और जिसके पास मेरा जैसा टीचर हो वो तो शायद पीरियोडिक टेबल में याद करा देता है ट्रांजिशन मेटल के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। फिर भी आप गलत लिख देते हो यार, ये तो बहुत गलत बात है। सो द रिलेशन इज 1:3, राइट। एंड द कैटलिस्ट इज आयरन। डेफिनेटली बी वुड बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल, मतलब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मैंने आज से पहले नहीं देखे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ए लेवल्स में ज्यादातर वो घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं घुमा रहा आपको, बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चंस हल हो रहे हैं। 2023 के बाद से MCQs में थोड़ी सी आसानियां देखी गई हैं। Aqueous hydrogen peroxide decomposes into water and oxygen in the presence of a suitable catalyst. 50 centimeter cube, 0.5 solution of hydrogen peroxide produce 150 oxygen in 2 minutes. The volume of a gas was measured at room temperature. And what is the average rate of decomposition of hydrogen peroxide during 2 minutes? ठीक है, उसने दोनों चीजें दी हुई हैं, पहले चेक कर लो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, उसके हिसाब से चेकिंग करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं मोल्स। दिस इज 50 सेंटीमीटर क्यूब एंड 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस हिसाब से बन रहा है, अगर मैं इसमें मोल्स निकालूं CV/1000 से, सो दिस वुड बी 0.50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ रहे हैं 0.025 मोल्स। दीज आर द इनिशियल मोल्स ऑफ H2O2 जो कि आपको गिवन है। ठीक है, ये देखते हैं ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ रहे हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस इज गिवन, तो यू नीड टू डिवाइडेड बाय 24,000। सो दिस वुड बी 120 डिवाइडेड बाय 24,000। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.005। अच्छा, इनकी इक्वेशन अगर मैं देखूं तो इनकी इक्वेशन होती है इस तरह से। H2O2 जो होता है, जब ये डीकम्पोज होता है तो ये बनाता है दो वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 0.005 अगर ये बन रहा है, तो ये कितना खर्च हुआ होगा इसका डबल, विच इज 0.01। आप चेक कर सकते हैं, मोल्स इसके 0.025 हैं।
लेकिन हर्ट्ज कितने हुए हैं? 0.01। ठीक है, यानी कि ये एक्सेस में है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और वैसे तो मतलब एक्सेस और लिमिटिंग इसमें बनता नहीं है, उसका रीजन ये है कि रिएक्टेंट ही एक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें कैटलिस्ट डालते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, और उसके बाद रिएक्शन होता है। तो अभी रिएक्शन हुआ कितना है? मेरे ख्याल से इसने मैग्नीज ऑक्साइड इसमें डाला नहीं है कहीं। इन द प्रेजेंस, अच्छा लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, लेकिन रिएक्शन हुआ कितना है? 0.01 मोल्स ब्रेकडाउन हुए हैं, सारा का सारा नहीं हुआ। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ डीकम्पोजिशन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ड्यूरिंग दिस। अच्छा, तो 0.01 मेरे हिसाब से टूटे हैं मोल्स। 0.01 टूटे हैं मेरे हिसाब से। तो चेंज जो आया है कॉन्सेंट्रेशन में, एवरेज रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, चेंज जो आया है वो आया है भाई, अगर मैं देखूं तो 0.025 मेरे पास मोल्स थे, और अब 0.01 रह गए हैं, है ना भाई। और उस हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं निकाल लूं तो मेरे लिए आसानी हो सकती है ना भाई। तो ये जो मोल्स आए हैं, ये मोल्स आए हैं इसके 50 सेंटीमीटर क्यूब में। कॉन्सेंट्रेशन इसकी निकालना पड़ेगी। अगर मैं इसको डिवाइड कराऊं बच्चों, 50 डिवाइड बाय 1000 से, तो चेक करो कितना आंसर आ रहा है। 50 डिवाइड बाय 1000 अगर मैं करता हूँ तो 0.05 आ रहा है। 0.01 डिवाइड बाय 0.05, तो ये आ रहा है 0.2। कॉन्सेंट्रेशन 0.2 आ रही है। और अगर इसको मैं 120 से डिवाइड करा दूं, 120 से डिवाइड कराऊं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.001666, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। तो इस हिसाब से आंसर क्या बन रहा है? 0017 सी बन रहा है इसका आंसर। चेक कर लीजिए क्या ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी है। ठीक है, यही आंसर बन रहा है, आप देखें। क्योंकि इसने यहाँ पर मुझे दिया हुआ है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसने ये दिया हुआ है मुझे, तो मुझे यूनिट यही चाहिए। ये जो मैंने निकाले थे ना, ये मोल्स थे, है ना भाई। मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। टोटल वॉल्यूम 50 है, तो अगर मैं इस मोल्स को 50 से डिवाइड करा दूं तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। और कॉन्सेंट्रेशन इसने मुझे 2 मिनट्स दिए हुए हैं, यहाँ उसने सेकंड मांगा हुआ है, तो इसलिए हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मैंने 120 से डिवाइड करा दिया ताकि ये कन्वर्ट हो सके किसके अंदर बच्चों? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड में। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें डिवाइड कराई हैं। होपफुली इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। द एवरेज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन वाटर आर मच स्ट्रॉन्गर देन एवरेज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन स्टीम। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर के अंदर है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। जाहिर बात है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और स्टीम के अंदर ये वीकर होती हैं। ठीक है, स्टीम के अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, तो जाहिर बात है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं। उसके बाद वो कह रहा है द एवरेज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आइस आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन द एवरेज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर। इन आइस, आइस के अंदर स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, सॉलिड की वजह से। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है एंथैल्पी चेंज आर एसोसिएटेड विद द इक्विलिब्रियम प्रोसेस आर शोन, व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट। लिक्विड से गैसियस में जा रहे हैं, लिक्विड से गैस में जाते हैं तो इसको इवेपोरेशन बोलते हैं, है ना भाई। दिस इज इवेपोरेशन, है ना भाई। एंड अगर आप लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और फिर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होंगे। सो दिस वुड बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड इफ यू आर गोइंग बैकवर्ड सो दिस वुड बी कंडेंसेशन, और जो कंडेंसेशन होता है वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप लोगों ने ये पिछले साल भी पढ़ा हुआ है। फिर सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, ये इवेपोरेशन को हम लोग बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से उसने बी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। उसके बाद सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, मेल्ट हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉरवर्ड वाला आपके पास एंडोथर्मिक होगा, जिसको हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं। बैकवर्ड वाला आपके पास क्या होगा? फ्रीजिंग होगा, जिसको हम लोग एक्सो भी बोलते हैं। ठीक है भाई। सही है। इंथैल्पी चेंज ऑफ बॉइलिंग एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ मेल्टिंग बोथ आर नेगेटिव। मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों फॉरवर्ड रिएक्शंस हैं, और फॉरवर्ड रिएक्शंस जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर ये काम कर रहे हैं।
तो ये दोनों एंडो हैं, तो इट शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये आपने पिछले साल भी पढ़ा था एनर्जी चेंजेस वाले चैप्टर में, अगर आप लोगों को याद हो। फिर इंथैल्पी चेंज ऑफ बॉइलिंग इज ग्रेटर देन द इंथैल्पी चेंज ऑफ मेल्टिंग। इंथैल्पी चेंज ऑफ बॉइलिंग इज ग्रेटर देन द इंथैल्पी चेंज ऑफ मेल्टिंग। ये बात सही है, क्योंकि आप देखें यहाँ लिखा हुआ है मच स्ट्रोंगर, और यहाँ लिखा हुआ है स्लाइटली स्ट्रोंगर। इसका मतलब ये है कि अगर आप आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो यू रिक्वायर्ड अ लिटिल बिट एनर्जी टू ब्रेक देम आउट। लेकिन जब आप लिक्विड से वेपर्स में जा रहे हैं, यू रिक्वायर्ड ग्रेटर एनर्जी टू ओवरकम। है ना भाई, क्योंकि मच स्ट्रॉन्गर, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, डिफरेंस ज्यादा है ना भाई। तो दिस इज राइट। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन इन आइस एंड वाटर आर द सेम, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सो 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सही है भाई। तो यहां पर आपके 10 MCQs हो गए हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है इन 10 MCQ से रिलेटेड, तो पहले आप सवाल पूछ लें, फिर मैं नेक्स्ट 10 की तरफ चलूंगा। जी बच्चों बताइए। जी यर्मिया बोलो बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर ज़रा क्वेश्चन 5 समझा दो, मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन 5 के अंदर आपने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है। तो नॉर्मली होता यह है कि आपके पास जो लेड होता है ना, वो ग्रुप 2 का है, ग्रुप 4 का है। तो उसका चार्ज जो होता है वो +4 होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकती है इजीली। ट्रांजिशन मेटल भी है। लेकिन मसला ये है कि उसके अलावा उसकी +2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो उसने इस वक्त बोला है कि लेड 3, मतलब Pb3O4 के अंदर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया 2 और 4 होती हैं, तो 2 और 4 से हमने इसको करके देख लिया। अगर आप 1 और 2 से करके देखेंगे तो शायद ये पॉसिबल आंसर ना आ रहा हो। इस तरह से आप चेक कर लें, जैसे फोर सपोज लेड 1 है, तो अगर लेड 1 होता और ऑक्सीजन 2- होता तो द फॉर्मूला वुड बी लेड, क्या फॉर्मूला होता है, Pb2O, ये फॉर्मूला बनता। और अगर 2+ होता तो बनता PbO, ये दो फॉर्मूले बनते हैं। अब अगर आप इन दोनों को सम करते हैं, तो इन दोनों को सम करने के बाद आपके पास फॉर्मूला बन रहा है Pb3O2। ये वाला नहीं बन रहा आपके पास, PbO4, ये Pb3O4 है ना भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो गलत आंसर है ना भाई। सेम एज इट इज आप 1 और 3 को ट्राई कर लें। अगर 1 होता तो Pb2O बनता, और अगर 3+ होता तो क्या बनता, Pb2O3। अगर आप इन दोनों को सम करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है Pb4O4, विच इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। है ना भाई। इस तरह से भी करके आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अब 6 और 2 वाला रह गया, वो भी देख लो आप, PbO बनेगा। और अगर Pb का चार्ज 6+ होता तो ये बनता Pb2O6। इसका रिलेशन बन जाता PbO3। तो आप किस वाले को 2 करेंगे, आप जिसको भी 2 करेंगे, मतलब आप इसको 2 कर दें या आप इसको 2 कर दें, उन दोनों का जो सम होगा वो Pb3O4 बन ही नहीं सकता, क्योंकि 4 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हो गए हैं। क्यों भाई। आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेड नॉर्मली 2+ और 4+ के ही कंपाउंड बनाता है। जैसे कि आपने बहुत सारी जगह पर लेड सल्फेट देखा होगा, PbSO4, यानी कि वो 2+ है वहां पर। ठीक है ना, बहुत सारी जगहों पर देखा होगा आपने ये। जी जोहा। बोलो आदम, क्या कह रहे हो। So can you अस्सलाम please वालेकुम explain सर। question? क्वेश्चन 9। Yes, question 9. क्वेश्चन 9 में हमने क्या किया, देखो उसने हमें गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, मैंने उससे मोल्स निकाले। मोल्स निकालने के बाद मैंने चेक किया कि उसके कितने मोल्स खर्च हुए होंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के। उसके मोल्स निकाले, उसके बाद टोटल वॉल्यूम मेरे पास 50 था, मैंने उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद मैंने उसको टाइम से डिवाइड करा दिया, मेरे पास आ गई कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड्स। ठीक है। All right. Thank you, sir. जी जोहा, क्योंकि मुझे ये यूनिट चाहिए था। बोलो भाई अकील, अकील अहमद। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बोलो जोहा, क्या कह रही हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन 4 नहीं समझ में आया मुझे। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर नंबर 4। 4 के अंदर तो आपने सिर्फ और सिर्फ देखो, आपने आइस वाला मेथड लगाकर आपने मोल फ्रैक्शंस निकालने। अगर आप मोल फ्रैक्शंस निकाल दोगे तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि वो गलत है, तीसरा ऑप्शन भी आपके सामने है, वो भी गलत है। Kp का जो यूनिट होता है वो पास्कल्स होता है या एटमॉस्फेयर होता है, तो इस हिसाब से बी भी गलत है। तो द ओनली ऑप्शन विच इज राइट इज डी। अगर आप आइस वाला मेथड लगा के मोल फ्रैक्शन निकाल लेती हैं तो
प्रेशर इसमें गिवन नहीं है, और प्रेशर गिवन होता भी तो भी हम यूज नहीं करते, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन मोल फ्रैक्शन प्रेशर। अब प्रेशर तो सबके लिए सेम है, तो इसका मतलब टोटली ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है भाई? मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो मोल फ्रैक्शन से आप आंसर निकाल सकते। ठीक है, जी सर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करते हैं।